Good morning, students. Welcome in the class 9th of chapter 2, Science 1, Work and Energy. We are starting our chapter from work यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में कार्य कहते हैं, कार्य और ऊर्जा। जैसे देखिए, हमें अभी तक जितना पता है कि कार्य दो तरह के होते हैं। एक तो मेंटल कार्य यानी कि दिमागीय कार्य, और दूसरा होता है एक फिजिकल कार्य यानी कि शारीरिक कार्य। तो जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं, ये उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे किताब में आपके सामने एक चित्र रखा गया है। ये चित्र में एक लड़की यहाँ पे पढ़ाई कर रही है, दूसरा लड़का गेंद के साथ खेल रहा है, तीसरी लड़की टीवी देख रही है और चौथा आदमी जो है वो एक बोरा उठा के लेके जा रहा है। तो ये चारों आकृतियों में आपको सही तरीके से कौन सा कार्य लग रहा है कि वो मेंटल कार्य है और एक फिजिकल कार्य है। देखिए, लड़की पढ़ाई कर रही है और ये टीवी देख रही है, ये मेंटल कार्य है। ये लड़का गेंद खेल रहा है और यहाँ पे एक आदमी बोरा लेके जा रहा है। इन दोनों कार्य को देखने पर हमको ये समझ में आ रहा है कि ये फिजिकल कार्य है। मतलब इसमें एक जगह से दूसरी जगह पे कार्य हो रहा है या फिर गेंद को एक दूसरे की तरफ फेंका जा रहा है। यहाँ पे बल से किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाया जा रहा है। तो व्हेन वी वॉक और रन, जब हम लोग कहीं चलते हैं या दौड़ते हैं, तो द एनर्जी इन आवर बॉडी इज यूज टू डू द नेसेसरी वर्क। मतलब हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा का उपयोग हम लोग कार्य करने के लिए करते हैं। तो वी से दैट अ गर्ल हु इज स्टडीइंग इज वर्किंग और परफॉर्मिंग वर्क बट दैट इज अ मेंटल वर्क। जैसे कि यहाँ पे कोई लड़की पढ़ाई कर रही है, ये टीवी देख रही है, तो ये मेंटल वर्क है। पर फिजिक्स में, जैसे कि हम लोग 12वीं में जब जाएंगे ना बेटा, 11वीं और 12वीं में जाएंगे, तो आपको साइंस में ही 3 अलग अलग भाग दिखेंगे। एक फिजिक्स होता है, एक बायोलॉजी होता है, एक केमिस्ट्री होता है ना। तो इसमें बदलाव किए गए कुछ वर्ड्स हैं। तो इसमें फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के उदाहरण के तौर पर यहाँ पे ये कहा गया है कि साइंस में यानी विज्ञान में, फिजिक्स में इसकी एक डेफिनेशन बदल जाती है। वर्क यानी कि क्या होता है, जो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब फिजिक्स में यानी विज्ञान में, साइंस की परिभाषा में कार्य वो होता है जब बल लगाने पर डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है किसी ऑब्जेक्ट का, किसी पिंड का। जब किसी पिंड का विस्थापन होता है और उसमें बल लगाना मतलब अनिवार्य होता है, उसको हम लोग कार्य कहेंगे, है ना। तो कार्य का सूत्र बेटा आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। दिख रहा है आप लोग को कार्य का सूत्र क्या है यहाँ पे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल गुना विस्थापन, है ना। तो यदि हम लोग इसी को हिंदी में, इस परिभाषा को हिंदी में बोलना चाहे तो ये परिभाषा कैसी होगी मैं बताता हूँ आपको। किसी पिंड पर बल प्रयुक्त करने पर उस पिंड का विस्थापन होने पर वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य हुआ, ऐसा कहते हैं। माने इसको ये कहेंगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य कब होगा, जब किसी पिंड पर बल प्रयुक्त किया जाएगा वो विस्थापित होगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाएगा। तो कार्य की परिभाषा में यहाँ पे एक सूत्र दिया गया है। ये सूत्र है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, ठीक है। तो बल गुना विस्थापन में आप लोगों को एक आकृति भी दी गई है यहाँ पे 2.2 में। यह आकृति में आपको 3 तरह के कार्य बताए गए हैं। एक तो ये ए देखेंगे हम लोग, एक लड़की जो है मेज साफ कर रही है ना। तो ए से लेकर बी तक वो उसको लेके जा रही है, तो ये कार्य है। बी में देखिए बेटा, ये जो दूसरी लड़की है, एक गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह खींचते हुए लेके जा रही है। और सी में देखिए, एक कार जो दूसरी बंद पड़ी हुई कार को रस्सी के सहायता से खींच रही है। तो ये तीनों जो उदाहरण हैं ये फिजिकल वर्क के उदाहरण है बेटा, जो कि हम लोग अभी मेंटल वर्क की बात नहीं करेंगे। तो ये जो आपको सूत्र बताया गया है यहाँ पे, वर्क बराबर
वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सूत्र आपको हमेशा ध्यान में रखना है। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, इसको शॉर्टकट में हम लोग W इज इक्वल टू एफ इंटू एस भी बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, वो आप लोग घर में पढ़ सकते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट चलेंगे। तो यहाँ पे एक उदाहरण की बात करेंगे हम लोग, जो 2.2 में बी, ये जो लड़की है ये किसी गाड़ी को खींच रही है बल लगा के, इसका उदाहरण लेकर चलेंगे हम लोग। तो इस उदाहरण से हम लोग लेट एफ बी द अप्लाइड फोर्स, एफ क्या है, एक बल प्रयुक्त किया गया है, भारी गाड़ी थी कोई तो भी एक मान के चलते हैं, और F1 बी इट्स कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब विस्थापन की दिशा में F1 यह बल प्रयुक्त किया गया है। अप्लाइड फोर्स क्या था बेटा, अप्लाइड मतलब वो लड़की ने जो बल प्रयुक्त किया था वो F था, परंतु जो जिस दिशा में वो चल रहा है उसको हम लोग F1 बल कहेंगे। एंड लेट S बी द डिस्प्लेसमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जब वो विस्थापित हुई तो उसको लगने वाला जो विस्थापन था वो S मानकर चलते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट S, ये अंतर पार किया, प्रयुक्त किया गया, एक दिशा में प्रयुक्त किया गया जो बल है वो F1S है। तो जो पूर्ण कार्य हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज गिवन बाय W इज इक्वल टू F1 इंटू एस, W कार्य बराबर F1 इंटू एस। ये कार्य F इंटू एस न लिखते हुए F1 इंटू एस इसलिए लिखा गया है क्योंकि F1 जो है वो इसके विस्थापन की दिशा में प्रयुक्त किया गया बल था। तो इसके आधार पर बेटा हम लोगों ने कुछ एक आकृति बनाई है, ये आकृति से कुछ सूत्र बनाया गया है। ये सूत्र हम लोग को उसकी कार्य की क्षमता बता रहा है। ये सूत्र इतना क्लियर है, इतना स्पष्ट है कि आपको इससे आराम से समझ में आ जाएगा कि जब कार्य किसी दिशा में होता है, 0 डिग्री पे होता है, और फिर 90 डिग्री यानी ऊपर की दिशा में होता है, और 180 डिग्री यानी कि उसके विरुद्ध होता है, तो किस तरह से उसका आउटपुट हमको मिलता है, कंक्लूजन हमको मिलता है, ये इससे समझ में आ जाता है। ये आपको मैं कॉपी में समझा के बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे मैंने एक आकृति बनाई है जो कि आपकी कॉपी में, किताब में, टेक्स्ट बुक में जैसे कि वैसे दी गई है वैसे ही है। ये यहाँ पे देखिए कोई लड़की जो है वो रस्सी से किसी गाड़ी को खींच रही है, तो प्रयुक्त किया गया जो बल है वो इस दिशा में प्रयुक्त हो रहा है, जिसको हम लोग F1 इस नाम से डिनोट करेंगे। और जो फोर्स है, मतलब जो बल उसने लगाना चाहिए, वो दिशा भी हमने इस तरह से दी गई है। और थीटा जो है वो मान के चलते हैं कोई एक एंगल है जो दोनों के बीच में बना हुआ है ना। तो हम लोग यदि यहाँ पे कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, जो कि हम लोग त्रिकोणमिति देखे हुए हैं आज तक, अभी तक आप लोगों को त्रिकोणमिति के उदाहरण आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसके बाद आपको पता चलेगा। एक कॉस थीटा है, कॉस ये एक उसका साइन है, उसको एक फार्मूले से निर्देशित किया जाता है गणित में, जिसका फार्मूला है बेटा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या फॉर्मूला है, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक साइन थीटा भी होता है जिसका सूत्र होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड यानी यहाँ पे थीटा की एडजेसेंट साइड अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एडजेसेंट साइड है बेटा F1, और हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, थीटा की अपोजिट साइड होंगी ये वाली, है ना, एडजेसेंट साइड होगी ये वाली, और हाइपोटेन्यूज होगा, कर्ण होगा ये F। तो हम लोग यहाँ पे F लिख लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू F1 अपॉन S हमको मिल गया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, है ना, अपॉन 1 लिख लेते हैं हम लोग। तो cos थीटा इंटू F इज इक्वल टू 1 इंटू F1, यानी कि हम लोग यहाँ पे F1 लिख सकते हैं। इसी को पक्षांतर करके हम लोग F1 बराबर F इंटू cos थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने इसके पूर्व अभी थोड़ी देर पहले एक इक्वेशन देखा था। यहाँ पे देखिए वर्क W इज इक्वल टू F इंटू एस आया था हमारे पास, W इज इक्वल टू F इंटू एस, ये एक इक्वेशन हमने कैलकुलेट किया था। ये जो लड़की रस्सी से गाड़ी को खींच रही थी उसके आधार पर, है ना। तो F1 इंटू एस यदि हुआ है तो मानकर चलते हैं कि हमारे पास F1 की संख्या हमको मिली है। ये सूत्र में अगर हम लोग F1 की संख्या रखेंगे तो हमको नया एक इक्वेशन मिलेगा। तो W इज इक्वल टू F1 इंटू एस एक इक्वेशन था हमारे पास, सूत्र था। देयरफॉर बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ F1 इन दिस इक्वेशन, W इज इक्वल टू क्या होगा, F1 की संख्या हमको पुट करनी है F इंटू
cos थीटा इंटू एस। इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग लिखते हैं, देयरफॉर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू cos थीटा। इस तरह से एक नया इक्वेशन हमारे सामने आ रहा है। अब देखिए बेटा, कॉपी में आपके सामने एक चार्ट आपको यहाँ पे रखा हुआ है ना, f इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा। यही इक्वेशन हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है। देखिए f इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, हमने ये इक्वेशन कैलकुलेट किया। ये इक्वेशन के हिसाब से यदि थीटा की वैल्यू हम लोग सबसे पहले 0 डिग्री लेते हैं। 0 डिग्री मतलब यहाँ पे एक समान गति से ये गाड़ी को वो स्थापित कर रही थी। मान लीजिए ये जो गाड़ी है वो ऊपर में रखी हुई है और उसको खींचा जा रहा है, और हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं और गाड़ी इस दिशा में है, उसको हम अपनी ओर खींच रहे हैं। तो सबसे पहले 0 डिग्री पे हम लोग कार्य कितना हो रहा है वो चेक करेंगे, 90 डिग्री पर कार्य कितना हो रहा है वो चेक करेंगे, और 180 डिग्री पर कार्य कितना हो रहा है वो चेक करेंगे। गाड़ी को ही हम लोग को ऊपर से नीचे खींचना है 90 डिग्री पर, और 180 डिग्री पर अपनी ओर खींचना है, और यहाँ पे लेकर चलना है। तो कार्य किस तरह से विस्थापित होता है ये सब हम लोग यहाँ पे ये चार्ट के द्वारा देखेंगे। यदि थीटा मानकर चलते हैं कि 0 डिग्री है, एक लाइन से हम लोग खींच रहे हैं, तो कॉस थीटा यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक एक टेबल है, उसमें कॉस थीटा जब थीटा 0 डिग्री ली जाए तो cos 1 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, cos 0 डिग्री यानी कि क्या होता है 1। तो यदि cos थीटा की वैल्यू ये सूत्र में रखेंगे हम लोग, f इंटू एस इंटू कॉस थीटा क्या था 1, तो f इंटू एस इंटू 1 कितना होगा, W इज इक्वल टू एफ एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सीधा सीधा हम लोग को उत्तर मिल रहा है, कार्य बराबर जितना भी फोर्स लगाएंगे उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा, उतना उत्तर आपको कार्य के द्वारा मिलने वाला है। यदि मान लेते हैं कि गाड़ी हमारी ऊपर है, ऊपर से नीचे हम लोग उसको खींच रहे हैं, तो खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो कॉस 90 डिग्री रखने के बाद 0 उत्तर आता है। और यदि कॉस थीटा 0 हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन ये फॉर्मूले में हम लोग कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 0 इंटू एफ इंटू एस यानी आपका उत्तर आएगा 0। मतलब कोई अगर गाड़ी ऊपर से नीचे तक हम लोग खींच रहे हैं तो उसको खींचने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वो बल जो है वो कार्य जो होता है वो 0 हो जाता है, कोई बल ही नहीं होता है उसमें, तो इसलिए वो 0 होगा। अब मान लीजिए कि ये 180 डिग्री पर इस पार है और उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग वहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 हो जाता है। तो W इज इक्वल टू ये फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, cos 180 यानी कि -1, तो यहाँ पे f इंटू एस इंटू -1 यानी कि आपको उत्तर क्या मिलेगा, f इंटू एस इंटू -1, तो आपको यहाँ पे उत्तर मिलेगा बेटा माइनस इंटू एफ इंटू एस। ठीक है, यहीं पे अगर W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू दूसरी संख्या के लिए 0 लेते हैं, तो 0 ये संख्या है कि जिससे भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। ये आता है बेटा 90 डिग्री के लिए, ये आता है 180 डिग्री के लिए, और एक 0 डिग्री के लिए लेते हैं। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस 0 इज इक्वल टू 1 मिला था हम लोग को 1, तो एफ इंटू एस यानी कि वर्क बराबर प्लस एफ इंटू एस आ रहा है। जब अपनी एक समान दिशा में खींचेंगे, विरुद्ध दिशा में खींचेंगे तो माइनस एफ इंटू एस आएगा, और अगर ऊपर से नीचे खींचेंगे जहाँ पे बल एकदम 0 है वहाँ पे आपका वर्क कार्य यानी कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप लोग को हमारा यूनिट ऑफ वर्क दिया गया है। देखिए बेटा, आपको जैसे कि पता है 2 यूनिट आते हैं, एक होता है एसआई यूनिट और एक दूसरा होता है सीजीएस यूनिट। अगर हम लोग फोर्स बल वर्क देखते हैं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फार्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि वर्क ऐसा यूनिट में इसकी इकाई यानी इसका यूनिट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, और सीजीएस यूनिट में सीजीएस सिस्टम में वर्क की इकाई क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये दोनों इकाई आने के बाद रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग हम लोग देखेंगे। तो ये कॉपी में आपको मैं समझा के बताता हूँ। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे सूत्र है। तो फोर्स की एसआई यूनिट हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट क्या है बेटा जूल। वर्क की इकाई क्या है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की इकाई जो है वो 1 मीटर। तो यहाँ पे एक 1 जूल इज इक्वल टू हम लोग 1
न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। अगर इसी चीज को हम लोग सीजीएस यूनिट में चेक करते हैं तो सीजीएस यूनिट में फोर्स की इकाई क्या है बेटा, अर्ग, ठीक है, अर्ग। और वर्क की जो इकाई है वो है डाइन, 1 डाइन। और डिस्प्लेसमेंट की इकाई है बेटा 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर भी हम लोग लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपके सामने जो कैलकुलेशन अभी मैंने करके बताया, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है और 1 अर्ग बराबर 1 डाइन सेंटीमीटर होता है। ये सीजीएस सिस्टम में हम लोग इसको इकाई कैलकुलेट की है हमने, और एसआई सिस्टम में हमने वर्क की इकाई कैलकुलेट की है। एसआई और सीजीएस दोनों में अलग अलग इसकी इकाई आ रही है ना। वर्क की एसआई सिस्टम में इकाई होगी 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, और सीजीएस में होगी वर्क की सीजीएस इकाई में इसकी यूनिट यानी इकाई होगी 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन 1 इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 अर्ग बराबर 1 डाइन सेंटीमीटर। तो अब हम लोग देखें बेटा रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग हम लोग को अभी देखना है। तो उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर होता है। जैसे कि हम लोग ये पहले वाले इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। ये पहला इक्वेशन, यहाँ पे 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, न्यूटन इंटू 1 मीटर। ये हमारा एक इक्वेशन था। यहाँ पे 1 न्यूटन यानी कि 10⁵ डाइन हम लोग यहाँ पे संख्या लिख लेते हैं, और 1 मीटर यानी कि 10⁻² सेंटीमीटर ये संख्या लिख लेते हैं। अब 1 जूल इज इक्वल टू ऐसा कुछ हम लोग को मिल रहा है। फिर हम लोग देखेंगे बेटा कि 10⁵ और 10⁻² ये जो संख्याएं हैं वो एक दूसरे के पास अगर हम लोग लेके आते हैं तो इसको इस तरह से लिखेंगे, 10⁵ इंटू 10⁻² इंटू डाइन इंटू सेंटीमीटर, है ना। संख्याओं को एक दूसरे के पास और वर्ड्स को एक दूसरे के पास लेके आए तो इसको 10⁵ इंटू 10⁻², इंडेक्स के नियम के अनुसार 5+2 इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटू डाइन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। पर क्या आप लोग को पता है 1 यहाँ पे 1 डाइन, 1 का मतलब तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो डाइन इंटू सेंटीमीटर यानी कि क्या होता है, 1 अर्ग। तो हम लोग यहाँ पे 1 अर्ग ना लिखते हुए सिर्फ अर्ग लिखेंगे, 10⁷ इंटू अर्ग, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू आपको यहाँ पे संख्या मिल रही है 10⁷ इंटू अर्ग। क्या यही संख्या हम लोग को यहाँ पे भी मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल यहीं पे हम लोग को समान संख्या मिल रही है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग। तो ये जो चीज़ मैंने आप लोग को आज पढ़ाई है, ये आप अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करके देखने की कोशिश करिए, तभी आप लोग को ये लिखना आएगा, तभी आप लोग रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग आसानी से बता पाएंगे। देखिए परीक्षा में ये जो रिलेशन है ये डेफिनेटली पूछा जाता है। यहाँ पे एक कॉपी में हमारी टेक्स्ट बुक में एक थोड़ा सा चेंज है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, यहाँ तक के बराबर है, परंतु द यूनिट ऑफ वर्क, यहाँ पे फोर्स लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको वर्क बदलना है। वर्क जो यूनिट है, इकाई है वर्क की, वो होगी बेटा न्यूटन मीटर, दिस इज कॉल्ड जूल, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है। 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर इन SI system and the unit of work in CGS system is डाइन सेंटीमीटर, दिस इज कॉल्ड एन अर्ग। तो अर्ग, जूल, न्यूटन मीटर, डाइन सेंटीमीटर, ये सब चीज़ें आपके लिए नई भी लग रही होंगी, फिर भी आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करिए, लिख के देखने की कोशिश करिए, तभी आपको इसको समझने में आसानी होगी। तो हम लोग वर्क एंड एनर्जी जो पार्ट शुरू कर रहे हैं, यहाँ तक के जो पोर्शन आज मैंने आपको पढ़ाया ये अच्छे से पढ़िए, लिख कर रखिए। अभी तक के जितना पोर्शन मैंने लिखने के लिए बोलिए वो लिखिए और पढ़ाई करते रहिए बेटा। इसके सामने अगली वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो वर्क के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगले पीरियड में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी तक की जितना हुआ है वो मैं इसकी PDF फाइल मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा। वो एज इट इज़ अपनी कॉपी में जहाँ तक के पहला पार्ट हो गया उसके बाद नया पार्ट का नाम लिखकर आप लोग उसको ये एज इट इज़ जैसे कि वैसे लिखिए, ताकि आपको उसको समझने में आसानी होगी। तो
Thank you class, and God bless you. Take care. Bye.